नाज़रीन, इराक ने जो फैसला किया यमन के खिलाफ और लेबनीज रेजिस्टेंस के खिलाफ, उसके बाद एक जल्जलों की सूरत हाल है बगदाद के अंदर। और विद इन और ये ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे इसमें इस सारे प्रोसेस में हुए होंगे कि इराक ने अपना फैसला वापस ले लिया। हिजबुल्लाह का फोन गया है बगदाद और इराक से बात हुई और इराक के हाई ऑफिशियल से, तो इराक ने कहा है कि हमने तो ऐसा कोई फैसला किया ही नहीं है। यानी इतना बड़ा ये सेटबैक हुआ है कि इराक ने स्टेटमेंट जारी की और फंड्स फ्रीज किए। और सबसे फंड से भी जो ज्यादा डेंजरस बात थी वो ये थी कि दोनों रेजिस्टेंस को उन्होंने टेररिस्ट जब डिक्लेयर किया, ये ज्यादा खतरनाक जो बात थी। तो उसके बाद विद इन आवर जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कोई फैसला किया ही नहीं है। तो अभी तल अवीव में मिठाई खोली ही जा रही थी कि ऊपर से इराक ने कह दिया नहीं, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। और अमेरिका को बड़ा सेटबैक हुआ क्योंकि फैसला तो उन्होंने किया और अमेरिकन प्रेशर के अंदर किया। अब कह रहे हैं क्लरिकल मिस्टेक है, फलाना मिस्टेक है। तो ये बहरहाल एक बड़ा सेटबैक इनको हुआ है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि ईरान अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और इसमें सिर्फ रुकावट हम है। ये हम हैं जो ईरान को रोक कर बैठे हुए हैं, वगैरह कब से ईरान ने जब अटैक कर दिया होता। तो आप अंदाजा करें कि ये बंदा जो है वो किस हद तक कितना खतरनाक ये बयानिया बना रहा है ईरान के खिलाफ। यानी इससे बड़ा और बयानिया किसी भी मुल्क के खिलाफ की और क्या हो सकता है कि उसको इस तरह से जोड़ा जाए कि वो वहां पर न्यूक्लियर अटैक जब वो करने जा रहा है। तो ईरान की नेवी भी इस वक्त अलर्ट है और उनकी मशकें पर्शियन गल्फ के अंदर हो रही हैं। ईरानी एजेंट्स है वो इजराइल के अंदर घुसे हुए हैं और हैरिट्स ने रिपोर्ट दी है कि कैसे गजा की जो जंग है वो इजराइल की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है। और प्रेसिडेंट मडोरो ने ये कहा है कि क्या अमेरिका जो है वो वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक क्या इनके तजर्बात जब वो दोहराना चाहता है? क्या इसमें जो नुकसान हुआ उससे लेसन जब वो लर्न नहीं किए गए? ये प्रेसिडेंट मडोरो का आज मैसेज है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले एक दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक इजरायली स्पाईवेयर है, ठीक है ना, ये फोन को हैक करने के लिए, बाकी डिवाइसेस को हैक करने के लिए और उसमें से डाटा निकालने के लिए। इसका नाम है जी इंटेलेक्शा इसका नाम है और इसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस हैं और ये बैन है, ठीक है ना। तो लेकिन पता ये चला है कि ये काम कर रहा है, अमेरिकन सैंक्शंस हैं और ये ओवरऑल ये समझा जाता है कि ये बंद हो चुका है, ये कंपनी ही बंद हो चुकी है। लेकिन अब ये पता चला है कि ये काम कर रहा है और दिलचस्प इसमें बात यह है कि पता कहां से चला है? पता पाकिस्तान से चला है। इस स्पाईवेयर को की जो आइडेंटिफिकेशन हुई है वो पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान ने एक्सपोज किया कि ये अभी काम कर रहा है। ये इसमें दिलचस्प बात है। हैक्ड इन पाकिस्तान, ये हैरिट्स की रिपोर्ट है। कहां पर हैक हुआ है? पाकिस्तान के अंदर। इजरायली स्पाईवेयर फर्म जिसको एक एक्स इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर जब वो ओन करता है और चलाता है, स्टिल एक्टिव अमिड यूएस सैंक्शंस, अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद ये एक्टिव है। और कैसे है? अच्छा जी, एक पाकिस्तान के लॉयर हैं जिसका नाम इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया, उनको एक लिंक जो है वो मौसूल होता है और देखने में वो लिंक ऐसा लगता है कि किसी बड़े वेस्टर्न मीडिया आउटलेट का है, यानी एक जेन्युइन लिंक लगता है कि जैसे किसी आर्टिकल का लिंक है, जैसे व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं तो ऊपर नजर आ रहा होता है कि भाई कौन सी वेबसाइट का है, तो नाम लिखा आ रहा होता है। तो ऐसा लगा कि ये एक जेन्युइन लिंक है, लेकिन जब उस पर क्लिक किया गया तो पता चला नहीं, ये तो एक ट्रैप था और फेक था और किसी और वेबसाइट के ऊपर ले गया। तो उस लॉयर ने वो लिंक जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को भेज दिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसका फोरेंसिक किया और पता चला कि ये तो वही स्पाईवेयर है जो बैन हो चुका है, जिस पर अमेरिकन सैंक्शंस है, लेकिन ये अभी भी खुफिया जो काम कर रहा है। तो पकड़ा वो कहां से गया? पाकिस्तान से पकड़ा गया। वो पूरा मिडिल ईस्ट नहीं पकड़ सका, कोई भी नहीं पकड़ सका, वो पाकिस्तान में जनाब पकड़ा गया। तो अब उसके ऊपर काफी रौला जब पड़ा हुआ है। सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर इराक को पीछे हटना पड़ा है। अच्छा, इराक जो है उसका बिल्कुल वो मतलब कोई एंटी रेजिस्टेंस नहीं है, वो बिल्कुल खुलकर फलस्तीन के साथ है। लेकिन ज़ाहिर है अभी जो अमेरिका का दौरा हुआ, जिस तरह से इराक को धमकाया गया, उसके बाद ये फैसला हुआ। अच्छा, बड़ी इसमें और दिलचस्प बात यह है कि एक होता है कि फैसला वापस लेना, इराक ने फैसला वापस नहीं लिया है। इराक ये कह रहा है कि हमने ऐसा कोई फैसला किया ही नहीं है। एक ही होता है कि उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया, अब वो फैसला वापस ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इराक ये कह रहा है कि हमने तो कोई ऐसा फैसला किया ही नहीं है। और जो स्टेटमेंट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल जो जारी हुई वो अनएडिटेड स्टेटमेंट थी। अभी तो हमने उसमें एडिट करना था, तो हमने तो ऐसा कोई फैसला किया ही नहीं है। और जो सेंट्रल बैंक है उसने गवर्नमेंट को लिखा है कि ये वाले जो पैराग्राफ हैं जिसमें हिजबुल्लाह को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, अंसारुल्लाह को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है और फंड्स फ्रीज करने का लिखा हुआ है, ये सारे जो है वो इसमें से डिलीट कर दिए जाएंगे सारे पैराग्राफ। तो वो कह रहे हैं ये तो अनएडिटेड थी और ये पब्लिश हो गई है, ये रिलीज हो गई है, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, ना ही ऐसा कोई फैसला करने का इरादा रखते हैं। वी डिड नॉट क्लासिफाई हिजबुल्लाह एंड द हुतीज एज अ
टेररिस्ट ग्रुप एंड व्हाट वाज पब्लिश्ड इज इनकरेक्ट एंड विल बी करेक्टेड। ना कोई हमारा इरादा है, ना कोई हमने ऐसा कोई फैसला किया है, ये तो बस को गलती से कुछ हो गया। वो स्टेटमेंट जिसमें ये मेंशन किया गया है कि हिजबुल्लाह और हूतीज जो है वो टेररिस्ट हैं, दैट वाज एन अनएडिटेड वर्जन। अभी तो इसमें एडिट होना था, तो भाई वो लिखा किसने था टेररिस्ट जिसमें अभी एडिट होना था, मतलब वो लिखा किसने? तो इराक रिट्रैक्ट्स, अब ये अल अरेबिया सऊदी अरेबिया का मीडिया लिख रहा है, इराक रिट्रैक्ट्स क्लासिफिकेशन ऑफ हिजबुल्लाह एंड हूती ग्रुप एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और फिर सऊदी अरेबिया का मीडिया लिख रहा है कि हिजबुल्लाह के लीडर्स का फोन हुआ, बगदाद के साथ कम्युनिकेशन हुई और हिजबुल्लाह ने पूछा कि क्या इसमें कोई सच्चाई है कि ये जो आपने हमारे खिलाफ ये फैसला किया है, हम जरा जानना चाहते हैं, जरा आपसे डायरेक्टली पूछ लें कि क्या ऐसा ही है ये जो स्टेटमेंट जारी हुई है। टू क्लैरिफाई द ट्रूथ ऑफ एरर एंड होल्ड द रिस्पॉन्सिबल पार्टीज अकाउंटेबल। हमें जरा बता दें कि आप ऐसे ही कह रहे हैं, हमने ये सही सुना है, ये जो बात घूम रही है। हमने कहा कि चलो आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो बगदाद ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने वैसे कोई फैसला नहीं किया। तो फिर हिजबुल्लाह ने अगली बात ये की है कि फिर उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, जो जिन्होंने ये सारा किया है, किसने वो पैराग्राफ उसमें ऐड किया, उनको सजा दी जाए। ये हिजबुल्लाह ने जो है वो मैसेज इराक को भेजा है, तो अच्छा है। तो अभी तल अवीव में मिठाई खुल रही थी, लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक जब उनको हुआ है। देखिए कोई भी देखें, अरब लीग है ना, सबसे बड़ा फड्डा तो गल्फ का और उनका है, गल्फ का फड्डा है ना रेजिस्टेंस के साथ। तो जो अरब लीग है उसने मुकम्मल सपोर्ट की स्टेटमेंट जब जारी की हुई है। तो देखें पूरी अरब स्ट्रीट जब रेजिस्टेंस के साथ खड़ी है, तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि कोई भी रेजिस्टेंस को इस अंदाज में ट्रीट नहीं कर सकता जिसे करने की कोशिश की गई है। ये सबको अंदाजा हो गया होगा कि कोई भी अगर ऐसा फैसला करेगा तो उसका रद्द अमल क्या आएगा। अच्छा, अब जरा नेतन्याहू देखिए, एक ऐसा शख्स जिसने कई मुल्कों को तबाह करवाया है और मिलियंस ऑफ लोग उसमें मारे गए हैं, ये शख्स एक और मुल्क पर हमला करने के लिए और लाखों लोगों को निशाना बनाने के लिए ये किस तरह से बयानियां बना रहा है। कहता है ईरान जो है वो अमेरिका पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ हमला करना चाहता है जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, यानी न्यूक्लियर अटैक करना चाहता है। देयरफॉर व्हेन वी फाइट, इसलिए जब हम ईरान से लड़ रहे हैं, हम सिर्फ इजराइल को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बट वी आर डिफेंडिंग द फ्री वर्ल्ड फ्रॉम द बारबेरियंस। हम इन बारबेरियन से अमेरिका और पूरी फ्री वर्ल्ड को जब बचा रहे हैं। ये इजराइल का नैरेटिव है, नेतन्याहू का नैरेटिव है। यानी देखिए हद होती है किसी चीज की, इससे बड़ी तो बात हो ही नहीं सकती ना कि किसी मुल्क को, यानी इस वक्त चाइना, अब देखना ज़ेलेंस्की भी तो बार बार ये इल्जाम लगाता है ना कि पुतिन यूरोप पर हमला करने जा रहा है, पुतिन यूरोप पर हमला करने जा रहा है। तो यानी अगर रशिया के साथ चलो उनकी दुश्मनी है, रशिया के अलावा, और रशिया के बारे में भी ये नहीं है कि रशिया कोई अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है। तो दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो न्यूक्लियर अटैक करने का जो इरादा रखता है। तो इस हद तक ये बयानियां बनाना ईरान के खिलाफ, इसका मकसद जब वो क्या हो सकता है? ये जब उनके पास सबूत और दलाल खत्म हो गए हैं, तो अब वो ये नैरेटिव लेकर आए कि ये तो न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं। हालांकि सबसे बड़ा खुफिया प्रोग्राम खुद इजराइल का है, और इजराइल ही वो मुल्क है जो अमेरिकन नेवी के ऊपर अटैक भी कर चुका है और अमेरिकन जहाज भी गिरा चुका है, और इसने कहा नहीं मिस्टेक हुआ, और अमेरिकन जो नेशनल्स हैं उनके भी ये मारने का जिम्मेदार है। तो ये यानी कि इसका ये देखें बड़ी डेंजरस बात है कि ईरान के खिलाफ जंग करने के लिए इस हद तक जो चार्जशीट है वो बनाई जा रही है। ये अपना रोज शाम को बैठा होता है और ये अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स को इंटरव्यूज देता है रोजाना की बुनियाद पर हर दूसरे दिन। और अगर आप इसका फ्रेम देखें तो आपको बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। यानी एक तरफ इसने अपनी बीवी के साथ तस्वीर रखी होती है, एक तरफ जब अपने बेटे के साथ तस्वीर रखी होती है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जब ये जाता है वेस्ट में ट्रैवल करने के लिए, अमेरिका जाता है, तो कैसे इसकी बेगम ने इसके साथ चिपक कर इसके हाथ में हाथ डाला होता है और फ्रेम में इसने पीछे बीवी की तस्वीर रखी होती है। इसका क्या मतलब है? मतलब चूंकि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं वो ऐसे ही, उनका ऐसा ही मामला होता है, मतलब फैमिली है पीछे, ये सारे मामला हैं, लेकिन वहां तो चलो जेन्युइन होते हैं ना। ये बताना चाहता है कि देखिए हम जो आप ही के जैसे दिखते हैं, आप ही की जैसी वैल्यूज हैं और मतलब औरतों से लव करते हैं, हम कैसे जेनोसाइड के मुर्तकिब हो सकते हैं? इसलिए इसने पीछे वो सारी तस्वीरें अपनी फैमिली की रखी होती हैं। क्योंकि मतलब हिजबुल्लाह का कोई लीडर बात कर रहा है तो पीछे कोई फैमिली की तस्वीर तो नजर नहीं आएगी। यमन बात कर रहा है या इवन ईरान से बात हो रही है, कोई ईरान का सदर इंटरव्यू दे रहा है या सुप्रीम लीडर दे रहे हैं, तो पीछे तो कोई ऐसा फ्रेम नहीं होता। मैं मिसाल दे रहा हूं, और मिडिल ईस्ट में भी ऐसा नहीं होता। तो वो सिर्फ बताना चाहता है कि हम तो आप ही की जैसे हैं और औरतों से लव करने वाले और बच्चों से प्यार करने वाले, हम कैसे बच्चों को मार सकते हैं? तो अब ये हर दूसरे दिन, हर रोज तकरीबन ये इंटरव्यूज वहां पर दे रहा है और नैरेटिव जब बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखें कि खबर ये है, हैरेट्स ने लिखा है कि यंग जर्मन लीडर जो हैं उनको इजराइल का दौरा करवाया गया है, अ पीआर मिशन रन बाय फॉरेन मिनिस्ट्री। तो अमेरिका में, यूरोप में इस तरह की अपने नैरेटिव को बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके दौरे करवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब ईरानी एजेंट्स पूरी तरह से इजराइल में घुसे हुए हैं। एक और इन्होंने अपना ही बंदा पकड़ा है, अपना ही नेशनल पकड़ा है। शिन बेत ने ये इसको अरेस्ट किया है एशकलोन से, और इस पर भी ये इल्जाम है कि इसने ईरानियन इंटेलिजेंस के लिए काम किया, इनकी एयरफोर्स बेसिस के ऊपर, इनकी बाकी मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर।
बहुत सेंसिटिव डाटा जो ईरान हासिल कर चुका है। और इसलिए इससे पहले जो खबर है कि इजरायली साइंटिस्ट भी अब खतरे में हैं और इनके बाकी हाई ऑफिशियल भी खतरे में। तो देखिए ये तारीख में पहली बार हो रहा है कि किसी मुल्क के जो एजेंट्स हैं वो इजराइल में घुसे हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो इजरायली नेशनल ही हैं। ये नहीं कि कोई ईरानियन नेशनल घुसा हुआ है, इजरायली नेशनल ही हैं जो इजराइल की जासूसी कर रहे हैं ईरान के लिए, यानी गिविंग टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। यही तो इजराइल करता है, ईरानियन नेशनल्स को जासूसी करवाता है ईरान के खिलाफ। तो अब ईरान भी यही कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे को तैसा। तो इधर जो है वो इमाम खामनाई के जो एडवाइजर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि ईरान के जो नेबर्स हैं, अब नेबर में इजराइल नहीं है, ईरान के नेबर जो हैं वो उनके साथ सिक्योरिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, नॉट प्लेइंग विद रेड लाइंस। वो सिक्योरिटी पर बात करें, अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करें, लेकिन ईरान की रेड लाइन से ना खेलें। अब ये ईरान के हमसाय में इजराइल नहीं है, ईरान के हमसाय में कौन है आप देख सकते हैं। तो ये मैसेज गया है आज ईरान की जानब से कि हमसायों को मैसेज है कि ईरान की रेड लाइन से ना खेले। अच्छा, हुआ क्या है कि जीसीसी ने ये कहा है कि जो यूई जो आइलैंड्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में, जिन पर यूई का क्लेम है, तो गल्फ ने दोबारा कहा है कि ये यूई के आइलैंड्स हैं जिन पर ईरान जब कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उस पर ईरान का बड़ा सख्त रद्दमल गया है और ईरान ने कहा कि हमारे रेड लाइन से जब ना खेला जाए। तो ये बहरहाल एक इशू है जो एग्जिस्ट करता है। देखें यूई भी तो इसी में इंटरेस्टेड है ना कि आबना हॉर्मज का कंट्रोल उसके पास आ जाए, रेड सी में बाबुल मंदब का कंट्रोल उसके पास आ जाए, तो इसमें वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो इसलिए जब ईरान पर हमला हुआ तो कोई ज्यादा उसकी मुखालफत की नहीं गई। तो सारे यही वो इश्यूज हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं और इसी चीज का इजराइल जो फायदा उठाता है। तो आईआरजीसी ने यह कहा है कि हमारी नेवल फोर्सेस ने यहां पर मशकें की हैं और उन्होंने यूएस वॉरशिप्स को वार्निंग्स जारी की हैं इन द पर्शियन गल्फ, ये ईरान की नेवी कह रही है। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे जो डिफरेंट नेवी के डिस्ट्रॉयर्स हैं उनके पर हमने मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो है इंस्टॉल कर दिए हैं। कंट्रीज नेवल यूनिट्स जो है उनको इक्विप्ड किया गया है नए सिस्टम्स के साथ। 2 ग्रुप्स ऑफ वॉरशिप जो हैं उन पर 100 मरीन से ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं और वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं जो ईरान की बाकी कमर्शियल वेसल्स हैं उनको भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं ऑन द ग्लोबल मैरीटाइम रूट्स, तिजारती रास्तों के ऊपर। यानी ये कैपेबिलिटी है ना कि आपकी नेवी आपके वाटर से बाहर जाकर भी ऑपरेट कर सके, तो ईरान की नेवी ये कर रही है। सो द नेवल फोर्सेस उनको प्रोवाइड किया गया है इक्विपमेंट्स विद हाई स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी और हाई कम्बैट उनमें सलाहियतें हैं और कैरिंग आउट एस्कॉर्ट मिशंस फॉर द कंट्रीज शिप्स। ये ईरान की नेवी बहरहाल अभी तक वो इंगेज नहीं हुई है, हो सकता है जंग के अंदर ईरान की नेवी भी इंगेज हो। अच्छा, जो लेबनान की जंग है वो मतलब उसके खतरात वैसे ही हैं, वो नागुज़ीर है। अच्छा, दरमियान में ये बात चली, कल ये खबर आई ना कि इजराइल जब मुज़ाकरात करने जा रहा है और अमेरिका के प्रेशर पर ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। कल ही हमने कहा था ये बस ऐसा ही है, तो आज उसकी हकीकत भी खुल गई। इजराइल ने कहा है कि जो हमारी ये डिमांड है कि हिजबुल्लाह सरेंडर करेगी, वो डिमांड हमारी मौजूद है। लेबनान के साथ टॉक्स करने का मतलब ये नहीं कि हमने वो डिमांड्स खत्म कर दी, वो डिमांड्स वैसी की वैसी हमारी मौजूद हैं। तो वो मतलब वो बस टॉक, फिर टॉक्स क्या हैं? सो वी क्लैरिफाइड इन द मीटिंग दैट डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह इज मैंडेटरी एंड हैज नो रिलेशन टू एनहांसिंग कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमी पर बात करनी है तो कर लें, अलबत्ता हिजबुल्लाह को तो डिसआर्म करना पड़ेगा, फिर बात क्या करनी। तो अभी आप देखिए एक्सियस लिख रहा है और अमेरिकन ऑफिशियल्स को कोट करते हुए कि अमेरिका लेबनान बॉर्डर के ऊपर हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना चाहता है और चाहता है कि यहां पर ट्रंप इकोनॉमिक जोन बनाया जाए। ऑल पार्टीज अग्री दैट द प्राइमरी गोल रिमेन्स डिसआर्मिंग हिजबुल्लाह। अब ये ऑल पार्टीज कौन है? यानी एक तो इजराइल और अमेरिका है, तो ऑल पार्टीज में बाकी कौन है? क्या अरब्स हैं? लेबनीज गवर्नमेंट हो गई। तो वो कह रहे हैं सबका एक ही गोल है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए और उसके बाद इस बॉर्डर पर इकोनॉमिक जोन बना दिया जाए, ट्रंप इकोनॉमिक जोन उसका नाम होगा। तो उस वक्त जो लेबनान को ऑफर किया जा रहा है वो भी यही किया जा रहा है कि आपकी खुशहाली और तरक्की में जो है वो हिजबुल्लाह रुकावट है, जिसने अभी तक लेबनान को बचा के रखा हुआ है। तो हिजबुल्लाह रुकावट है, देखिए हम यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहां पर इकोनॉमिक जोन बनेगा, खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, देखो तुम्हारे इकोनॉमिक हालात कितने बुरे हैं, सो ऑन। तो ये बहरहाल एक है। तो नेतन्याहू ने यह कहा है कि इजराइल उन फलस्तीनियों की हिमायत करेगा गजा में जो हमास को अपोज करेंगे। दहशतगर्द तंजीमें भी यही करती हैं कि वो लोगों को अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ करती हैं। तो यहां पर इन्होंने पहले दिन से बहुत कोशिश की है कि लोगों को हमास के खिलाफ करें, लेकिन लोग खिलाफ नहीं हुए। अब फिर नेतन्याहू ये कह रहा है और नेतन्याहू सिग्नल्स के इजराइल में एक बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है, इजराइल के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है और वो एआई रेवोल्यूशन है, पावरफुल एंड टेरिफाइंग। कहता है हमारे पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं और एक ग्रेटर रेवोल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट यहां पर आ चुका है, सिर्फ आ नहीं रहा, बहुत हद तक आ भी चुका है। हमारे पास वंडरस टेक्नोलॉजीज हैं एंड सम टाइम वो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो बड़ी खौफनाक हैं, उनके बड़े खौफनाक रिजल्ट्स आएंगे। तो हम जो है वो लीडर ऑफ द एआई वर्ल्ड के अंदर बन चुके हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रॉडर रीजनल पीस पर काम करना ये हमारा प्राइमरी गोल है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रीजन में अमन पर कायम करना ये प्राइमरी गोल है। और इजराइल हैज क्वाइटली बिकम ग्लोबल एआई पावर हाउस, ग्लोबल एआई पावर हाउस बन चुका है, ये नेतन्याहू कह रहा है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक रिपोर्ट दी है कि फलस्तीनी कैदियों के साथ क्या हो रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा है कि नियरली डेली बीटिंग्स ऑफ मेनी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स, रोजाना की बुनियाद पर तशद्दुद जब किया जाता है। अच्छा, जो फतह है जिसके महमूद अब्बास सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल का अभी भी गोल जो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी स्टेटमेंट है कि अभी भी इजराइल का गोल फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना ही है। तो देखिए फिर ये सीज फायर, ये बातें, ये अमन, ये मुज़ाकरात, ये क्या है? अगर इजराइल की बुनियादी पॉलिसी ही वही है कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस ही करना है, तो जंग कहां खत्म हुई है? तो ये तो फिर पार्ट ऑफ जेनोसाइड हो गया कि इजराइल को मजीद असलहा सप्लाई करने के लिए जो टाइम चाहिए था, इजराइल के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे थे उसको डिफ्यूज करने के लिए जो एक चीज चाहिए थी, और जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स पर प्रेशर था उसको जरा कम करने के लिए, तो फिर तो ये सिर्फ ऐसा ही हुआ। बुनियादी पॉलिसी, जेनोसाइड, डिस्प्लेसमेंट, लोगों का मरना, वो तो जारी है। तो फिर जंग कहां खत्म हुई और कहां खत्म होगी? कभी भी नहीं होगी इस तरह तो। अच्छा, ट्रंप दरमियान में कह रहा है कि सेकंड फेज ऑफ द गाजा एग्रीमेंट विल बिगिन सून। अब ये कौन सा सेकंड फेज है जिसमें जेनोसाइड जारी है लेकिन सेकंड फेज वो कह रहे हैं शुरू हो जाएगा। और फतह ये कह रही है कि इजराइल तो डिस्प्लेसमेंट करने का इरादा अभी भी रखता है। अच्छा, मरवान बरगोती की रिलीज के लिए ग्लोबल मूवमेंट जब शुरू हो गई है, 200 कल्चरल फिगर जो हैं उन्होंने पिटीशन साइन की है, कॉलिंग ऑन इजराइल टू रिलीज जेल्ड पैलेस्टीनियन मरवान बरगोती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसमें उनके कुछ जो है वो रिलीजियस लीडर्स भी शामिल है एंड 200 कल्चरल फिगर्स इसमें शामिल हैं जिन्होंने कहा कि मरवान बरगोती को रिलीज किया जाए। हैरिस ने इजराइल की इकोनॉमी के ऊपर भी आज एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द गाजा वॉर ऑन द इकोनॉमी हैज बिकम क्लियर। गाजा की जंग की वजह से इजरायली इकोनॉमी पर नेगेटिव असरात पड़े हैं और ये अब बिल्कुल वाजे हैं। इस जंग के दरमियान जो हमारा खर्चा है वो बिलियंस के अंदर जब वो चला गया है डिफेंस के ऊपर, और जंग की वजह से जो सारा पैसा खर्च हो रहा है, इजराइल की जो रेपुटेशन है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हुई है। द इकोनॉमी जो है वो आने वाले टाइम में मजीद सफर करेगी एंड इवन इफ वी आर फार फ्रॉम द लॉस्ट डेकेड आफ्टर द यौम किपुर वॉर, यानी उस जंग से भी ज्यादा बड़ा डैमेज जब हमें होने जा रहा है, हो चुका है, मजीद आने वाले टाइम में नजर आएगा। आखिर में प्रेसिडेंट मडोरो की जो स्टेटमेंट आज आई है अमेरिकन पीपल के नाम, 6 दिसंबर को वहां पर बड़े प्रोटेस्ट अमेरिका में होने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट मडोरो ने कहा कि अमेरिका के लोग जंगों से थक चुके हैं एंड वी नो दैट दे डू नॉट वांट टू रिपीट द एक्सपीरियंस ऑफ लिबिया, इराक, अफगानिस्तान एंड वियतनाम। और हम जानते हैं कि अमेरिका के लोग लिबिया, इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम का जो एक्सपीरियंस है वो दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका के लोग जब वो जंग नहीं चाहते हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।